नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज जनता मांगे जवाब में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मिशन बंगाल को लेकर और साथ ही जो रणनीति अब बनाई जा रही है इसको लेकर चर्चा करेंगे और तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं, क्या कुछ चर्चाएं कह रही हैं, इसी पर आज पूरी चर्चा होगी। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा 2024 के लिए कमर कस ली है। बंगाल फतह ममता बनर्जी को मात और विपक्षी एकता को ध्वस्त करने की रणनीति बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों नेता बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही मिलेंगे और संगठनात्मक बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व बंगाल को लेकर काफी फोकस्ड है। केंद्रीय नेतृत्व बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ ही 2024 के लिए रणनीति बनाएगा और ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक साथ आए हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों शीर्ष नेता एक साथ बंगाल पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पश्चिम बंगाल में 35 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य दे चुके हैं और पार्टी ने 2019 के आम चुनाव में राज्य की 42 में से 18 सीटें जीती थी। इस यात्रा के दौरान इस टारगेट को कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर मंथन होगा और एक एक सीट पर बात की जाएगी। कमजोर कड़ियों को खोजकर उस पर काम करने पर बात होगी। 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद आंतरिक कलह और दल बल से बीजेपी को परेशान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हो, पार्टी सांसद अर्जुन सिंह हो और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय सहित 6 विधायक ऐसे रहे थे जो 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हो गए थे और सूत्रों की माने तो इस बार पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को एकजुट होकर टारगेट पर फोकस करने का निर्देश दे सकते हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने के लिए नई चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया है। नई प्रबंधन समिति में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और लॉकेट चटर्जी सहित 15 सदस्य बनाए गए हैं। ये सदस्य 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति बनाने का काम करेंगे और बीजेपी ने 2024 में पश्चिम बंगाल से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? क्या बीजेपी के लिए ममता बनर्जी के किले को भेद पाना संभव होगा? बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी पूरी टीम के साथ ही राज्य में कैंप किया था, कैंपेनिंग की थी और जबरदस्त प्रचार किया गया था। इसके बाद भी बीजेपी अपनी सीटों की संख्या 74 से बढ़ाकर 77 ही कर सकी। हालांकि इस हाई प्रोफाइल चुनाव में उनके मत प्रतिशत में लगभग 28% का उछाल आया था, यानी इजाफा हुआ था और उसने लगभग 38% वोट प्राप्त किए थे और इस चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों ने बीजेपी को रोकने के लिए खुद को पीछे कर लिया था और पूरा चुनाव केवल बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को हुआ था। यही कारण है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ भी पूरा गैर भाजपाई वोटर इकट्ठा हो गया है और उसका मत प्रतिशत उछलकर 48.02% पहुंच गया था और साथ ही इसके पूर्व के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का मत प्रतिशत 45 से कुछ कम ही था। यानी सही मायने में 2021 के विधानसभा चुनाव में ही बंगाल ने इंडिया गठबंधन का प्रयोग कर लिया था, जिसमें पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गया था और गैर भाजपाई मतों में बंटवारा न होने का परिणाम हुआ है कि बीजेपी की सीटों में पूरी कोशिश के बावजूद भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकी, जबकि ममता बनर्जी 294 सीटों के सदन में 215 सीटों तक जा पहुंची थीं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। बीजेपी नेता नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इनके साथ ही टीएमसी नेता फरीद खान जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता मयंक शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही सपा प्रवक्ता विवेक पांडे जी, सर बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी से परमिंदर कौर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है मैडम आपका। और साथ ही मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आरपी श्रीवास्तव सर, मैं आप ही के पास में आऊंगा और समझना चाहूंगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार धीरे धीरे करते सही लोकसभा में अपनी स्थिति मजबूत करते आई है। 2014 का अपन लोकसभा चुनाव अगर लिया जाए तो 2 सीटें यहां पर बीजेपी
पाने में सफल हुई थी, उसके बाद 19 में 18 सीटें हासिल करने में सफल हुई और अब सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। क्या कुछ रणनीतियां बीजेपी की देखते हैं और उसके अलावा महागठबंधन जो देखने को मिल रहा है, जो सक्रियता देखी जा रही है, कितना सामना बीजेपी को इसका करना पड़ सकता है? आरपी सर। देखिए ऋषभ जी, जहाँ तक बंगाल का सवाल है, अभी पिछले दिन कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें उन्होंने एक टारगेट किया था कि उन सीटों पर फोकस करें देश की जो लगभग 160 सीटें हैं, जहाँ पर कि हमको लगता है कि मध्य प्रदेश में जो प्रयोग हुआ था कि सबसे पहले उन्हीं सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे जो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें नहीं थी। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट सेट करके रखा है कि हम 400 पार का, तो अगर 400 पार होना तो निश्चित रूप से उनको बंगाल जीतना पड़ेगा। बंगाल में लगभग उनको अभी 18 सीटें मिली, सबसे पहले तो उन 18 सीटों को बचाने की चुनौती है। दूसरा एक टारगेट उनका ये भी होगा कि ज्यादा से ज्यादा बंगाल में सीटें हासिल करें। अब पिछला अगर विधानसभा बंगाल का देखिएगा तो उसमें एक तरह से पोलराइजेशन हुआ। तृणमूल कांग्रेस, हालांकि उस चुनाव में ममता बनर्जी अपना खुद का चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने एक जो है टारगेट सेट हो गया और पूरा वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ। तो हमें लगता है कि जो गठबंधन में कांग्रेस और वाम दल भी साथ ही हैं, तो अब ये है कि एक ध्रुवीकरण तो वहाँ होना ही है। इसलिए सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस बैठक के बाद जेपी नड्डा साहब और अमित शाह जी ये दोनों जो है सीधे बंगाल का रुख किए और वहीं से देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब उत्तर प्रदेश चुनाव में एक तरह से देखे होंगे तो उन्होंने मिशन उत्तर प्रदेश 2014 में किया था, उसका उनको लाभ भी मिला था। तो अभी उनका मिशन जो है अभी ऋषभ जी वेस्ट बंगाल से है और जहां तक इंडिया गठबंधन की जो सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है ममता बनर्जी, उसी किले पर पहले जो है इन्होंने फोकस किया है और उसकी वजह से जो है पूरा का पूरा आप ये देखिएगा वहां से बंगाल के बाद आपका नंबर आता है झारखंड और बिहार। बिहार में इनके पास 39-40 में से 39 सीटें थी। अब चूंकि जेडीयू उनसे अलग हो गया है तो ये सारी तैयारी उनकी यही है कि इस पूरी पट्टी में जो मतलब एक तरह से जो कोस्टल एरिया का जो पट्टी है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास अभी वो सीटें कम हैं, उन पर फोकस करना है। तो हमें लगता है कि ये जो तैयारी है और अमित शाह नड्डा जी अभी से उस पर फोकस किए हुए हैं और बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के साथ सबसे पहला जो है टारगेट बंगाल की तरफ। हाँ बिल्कुल आरपी सर, जिस तरीके से हमने पिछला लोकसभा चुनाव भी देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फोकस यहां पर किया था और तमाम दिग्गज नेता पीएम मोदी हो, गृह मंत्री शाह हो, ताबड़तोड़ रैलियां हुई थी, सभाएं हुई थी, लेकिन इस बार जो 35 का लक्ष्य रखा गया है, 35 सीटों से पार पाने का लक्ष्य रखा गया है, कितना जमीन पर ये दिखाई देता है? क्योंकि जिस क्रम से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, चाहे 14 का लोकसभा चुनाव हो या 18 का हो, 19 का हो या फिर अब की जो स्थिति बनती है, जो 35 का दावा है, कितना आगे सफल बीजेपी के लिए होता दिखाई देता है? नहीं देखिए, दावे तो कुछ भी किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी में जो भी समर्थन मिला है और अभी 3 राज्यों में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई है, तो उनको लगता है कि पिछले चुनाव में उनके पास जो 3 राज्यों में महज 3 सीट कांग्रेस को मिली थी, तो एक चुनौती यहाँ पर इन सीटों को बचाने की चुनौती है। ऊपर से अगर वो इन राज्यों पर इनके किले को भेद नहीं पाते हैं तो निश्चित रूप से इनका जो 400 का आंकड़ा है, जो टारगेट लेके चल रही भारतीय जनता पार्टी, वो पूरा होने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है या पूरा न भी हो। लेकिन एक बात और है कि एक दबाव जो पॉलिटिकल जिसको कहते हैं प्रेशर, जनता में एक परसेप्शन कि भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया जहां जहां भी उनकी सरकारें नहीं हैं और जहां जहां कमजोर है उन जगहों पर फोकस करने के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर तैयार है बीजेपी और लगातार इससे पहले भी जहां जहां बीजेपी कमजोर रही है, विशेष तौर पर फोकस किया है और उसका फायदा बीजेपी को मिला है क्योंकि लगातार सक्रियता बीजेपी की यहाँ पर देखी जाती है। नवीन मिश्रा जी, मैं आपके पास में आऊंगा। जिस तरीके से आपने 35 पार का जो लक्ष्य रखा है, तमाम तरीके की बैठकों का दौर भी बंगाल को लेकर शुरू हो गया है, क्या कुछ रणनीति आपकी? क्योंकि इस बार जो विपक्ष है, महागठबंधन सामने है, बड़ी चुनौती हो सकती है और जिस तरीके से पिछले लोकसभा में जरूर विपक्ष एक साथ नहीं था, लेकिन तमाम जो विपक्षी दल थे उन्होंने पीछे हट गए थे और टीएमसी को आगे किया था, जिसका फायदा कहीं ना कहीं गठबंधन की बानगी वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन इस बार तो सर्टिफाइड तौर पर महागठबंधन है। किस तरीके से आपके सामने चुनौती होगी और बीजेपी की क्या रणनीति आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इसलिए हम कोई भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए पहले से तैयार होते हैं। मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और
छत्तीसगढ़ के जस्ट चुनाव के बाद आपके चैनल पे रिजल्ट नहीं आई थी, मैंने कहा था, श्रीवास्तव साहब अभी हैं यहाँ, मैंने कहा था कि ये 3 स्टेट का चुनाव 2024 के राजनीति को सही रास्ता देगा और ये साबित हो जाएगा कि आने वाले भविष्य क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव का। हाँ। देखिए 2 चुनाव इंडिया गठबंधन जो है, इनके जो मुख्य घटक दल कांग्रेस है, इनसे हमने राजस्थान छीना और छत्तीसगढ़ छीना, और दोनों राज्य हमने छीना इनका करप्शन के ऊपर। हाँ। इन दोनों राज्यों में चाहे अशोक गहलोत जी हो या बघेल साहब का तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इस ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में बालू माफिया से लेकर सांप्रदायिकता से लेकर के, और उन्होंने नक्सल को जिस ढंग से बढ़ावा देने का काम किया, उसका परिणाम आज आपने देखा होगा। कांग्रेस के जो बड़े बड़े रणनीतिकार है वो भी नहीं समझ पाए कि छत्तीसगढ़ में आखिर हुआ क्या है। और रहा पश्चिम बंगाल में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का या नड्डा जी का आज कलकत्ता आगमन हुआ है, तो देखिए ये हमारे यहाँ एक डोर टू डोर कंप्लेंट जैसे आप कह सकते हैं, हमारे यहाँ ये पद्धति है। गृह मंत्री जी आए थे, आज गुरुद्वारा गए थे, आज गुरु गोविंद सिंह जी के शहादत जी का शहादत दिवस है, उसके लिए आज गुरुद्वारा गए थे। प्लस काली घाट में आज जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक मजबूत 5 राज्यों के चुनाव में जो हमारी स्थिति थी, उस स्थिति में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय हुई है, उसके लिए हमारे गृह मंत्री जी और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर के आज उन्होंने माँ काली को धन्यवाद दिया और माँ काली को यह कहा कि पश्चिम बंगाल में जा रजकता है, जो सांप्रदायिकता है या जो घोटाले हैं, इनसे कम से कम इस राज्य को बरी करे। ये अनुरोध आज माँ के सामने हम लोगों ने रखा है। हमारे यहाँ आज एक 15 सदस्यीय कमेटी की घोषणा हुई जिस जो रणनीति तैयार करेगी आने वाले लोकसभा में हम 42 की 42 सीट पे किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या प्रचार का तरीका होगा, राज्य के कौन से लीडर किस जिले में जाकर के प्रचार करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व के साथ राज्य का कोऑर्डिनेशन कैसे बने, हमारी इस तरह बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साथ साथ सोशल मीडिया और आईटी का हमारी एक मीटिंग थी, जिसमें दोनों वरिष्ठ नेताओं ने आज गृह मंत्री जी ने आज संबोधित किया। हम आम नागरिक जो पश्चिम बंगाल के हैं उनके सामने पॉजिटिव चीज ले जाना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस का भ्रष्टाचार, उनके तमाम मंत्रियों का जेल में रहना, ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे पश्चिम बंगाल को कंगाल कर देना और राज्य में सांप्रदायिकता चरम सीमा पे है। हम जनता को के सामने ले जाकर के आम जनता के बीच में पश्चिम बंगाल के हर गांव में, हर कस्बे में हम जाकर के आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि इस राज्य में 2011 से लेकर के अभी तक जो राज्य में तृणमूल की सरकार है, उसने किस ढंग से हत्या की राजनीति की, बलात्कार की राजनीति की, किस ढंग से ऑपोजिशन को उन्होंने खत्म करने का प्लान बनाया। और रहा कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां, इनकी अब कोई नीति नहीं रह गई पश्चिम बंगाल में। जो वही दोनों पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी एक भी विधानसभा में सदस्य नहीं है। 34 साल सरकार चलाने वाली वाम फ्रंट आज ऐसा घुटना टेक चुकी है पश्चिम बंगाल में। और एक इनके मुर्शिदाबाद के री इलेक्शन में भी कांग्रेस के एक विधायक जीते थे, उन्होंने भी मोटे पैसे लेकर के अब तृणमूल में पदलोलुपता के शिकार होकर के वो भी कांग्रेस छोड़ करके तृणमूल में चले गए। तो कांग्रेस के वामपंथियों की क्या नीति है? ममता बनर्जी ने ये ठान लिया है कि बंगाल के अंदर वामपंथी। ठीक है नवीन जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से 35 का लक्ष्य आपने तय किया है कि 35 पार जो लक्ष्य आपका रहेगा, क्या कुछ इसका फॉर्मूला होगा? क्योंकि तमाम जो नेता 2021 के विधानसभा चुनाव में थे वो टीएमसी में शामिल हो गए थे, काफी पार्टी में अंतरकलह का सामना करना पड़ा था। इस बार क्या कुछ आपकी रणनीति अलग होगी? ऋषभ जी, हम 35 से 36 जीतेंगे, हम 34 नहीं जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी रणनीति की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी आम नागरिकों के बीच में है। हम अपने विकास के साथ और देश के प्रधानमंत्री का जो पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जो काम किया हुआ है, ठीक है, और भारत को महाशक्ति के रूप में जो हम दुनिया में लेके गए हैं, भारत के सम्मान जो हमने बढ़ाने का काम किया है। ठीक है नवीन जी, आपने अपनी बात रख ली। मैं चाहूंगा कि एक एक प्रतिक्रिया सभी से ली जाए। फरीद खान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा, सांप्रदायिकता को लेकर भी तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, और बीजेपी ने अपना एक रोड मैप तैयार कर लिया है। अब कैसे सामना आप करेंगे? अपने विकास से हमारी ममता बनर्जी की सरकार ने जो विकास किया, जिस तरह गांव-गांव में, ग्राम-ग्राम में जाके जिस तरह से काम किया, वासियों के जिसमें बसती है, हम आधार पर पब्लिक के पास जाएंगे, उस आधार पर। फरीद खान जी, आपकी आवाज कटकर पहुंच रही है, क्लियर आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हम भाजपा या नवीन मिश्रा जी की वाली बात नहीं करते। तो नवीन मिश्रा जी का जो विकास
की जो बात है वो असल में विकास नहीं विनाश की बात करते हैं। तो हमारी जो आस्था है पब्लिक के दिल में उतरने की आस्था है। हम विकास पे तवज्जो देते हैं, हम लोगों के दिलों में उतरे हुए हैं, ममता बनर्जी लोगों के दिलों में उतरी हुई है। इनका जो विकास है ये सिर्फ धर्म के नाम पर विकास करते हैं। आज जब इलेक्शन आ रहा है तो राम मंदिर की बातें कर रहे हैं, इतने दिन तक राम मंदिर नहीं थे, इतने दिन तक अभी पूजा पाठ करवा रहे हैं, लोगों के साथ लोगों के दिलों के साथ खेलना चाहते हैं धर्म के नाम पर। और बात जब रुचि जब ये आए थे यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, क्योंकि असल में ही सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश है, हिंदुस्तान का विनाश है, विनाश की राजनीति करते हैं और हम लोग देश की विकास की बात करते हैं। इसलिए हम ममता बनर्जी ने जो बंगाल में जो काम किया है हमें पूरी आस्था है, तो उसके आधार पर। हाँ, लेकिन फरीद खान जी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपने जो चुनावी आंकड़े आगे बढ़ा रही है, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, उससे तो बेहतरीन स्थिति में लगातार हर 5 साल में बीजेपी पहुंच रही है। तो इस बार रोकना आपके लिए चुनौती हो सकता है, क्योंकि जो रणनीति है और भी ज्यादा मजबूत यहाँ पर बीजेपी की दिखाई दे रही है। देखिए, बंगाल की हम बात करते हैं, बंगाल में हमारी ये क्षमता है कि हम 42 सीटें लाने की हमारे पास पावर है। अभी मगर इंडिया का जोट आया है, अगर उसमें कुछ सीटें भागना पड़ी हम लोग उसके लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 42 की 42 सीटें लड़ने के लिए दी जाए तो हम भाजपा को एक भी सीट बंगाल से नहीं। नवीन जी कह रहे हैं कि 35 से 36 से होंगी, 34 नहीं हो पाएंगी। देखिए, बंगाल में जब ये लोग आए थे तो इन्होंने यही कहा था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी सभी आए थे, तो इन्होंने कहा था अब की बार भाजपा की सरकार, और आपने देख लिया है ये 74 सीटों में आते हैं। तो इनकी बातों या इनका एक अपना छलावा है लोगों को दिखाने के लिए, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ इनका ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं इनके दावे के साथ कह सकता हूँ इनकी जो 18 सीटें हैं मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये पहले 18 सीटें अपनी बचा के दिखाएं। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मयंक शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अब तमाम बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी कह रही है कि जो तमाम और दल हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई जनाधार यहां पर पश्चिम बंगाल में इनका नहीं है, और महागठबंधन में लगातार मंथन किया जा रहा है, चर्चाओं का दौर जारी है, बैठकें हो रही है। कहां तक आपका मंथन पहुंचा है बंगाल को लेकर? ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि पिछला चुनाव जब हुआ 2019 का, इससे पहले 2018 में कांग्रेस की सरकार आई मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, जो बार बार सेमीफाइनल और फाइनल का दर्जा दे रहे हैं मिश्रा जी, उनको मैं बता दूं पिछली बार वहां कांग्रेस की सरकार आई और लोकसभा में चुनाव के नतीजे कांग्रेस के उस तरीके से समर्थन में नहीं आए जिस तरीके से विधानसभा में। पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी बातों से ये साफ लग रहा है कि आपके जीवन का या आपकी राजनीतिक पार्टी की जीवन का उद्देश्य सरकार बनना है, लेकिन हमारी जो इंडिया अलायंस की बात है, सभी अलायंस के सभी के लोगों की, तो उनकी है गरीबों की आवाज उठाना, मजदूरों की आवाज उठाना, खिलाड़ियों की आवाज उठाना, किसानों की आवाज उठाना, युवाओं की आवाज उठाना, महिलाओं के साथ खड़े रहना। इंडिया अलायंस के लोगों की, इंडिया अलायंस की पार्टी एक सोच है। आपको मिस्टर जी बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी मजबूत होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। तो छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाल ही में चुनाव हुए जिसको आप कांग्रेस मुक्त भारत कहते थे ना, उस कांग्रेस के भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट आए। ये पता होगा, शायद आपको बहुत हंसी आ रही है सुनने में, कांग्रेस के भाजपा से 10 लाख वोट ज्यादा। जिस राजस्थान में हम लोगों ने ओपीएस लाए, चिरंजीवी योजना लाए, राजनीति में जनता हमारी बात है, हम उसकी पूरी तरीके से स्वागत करते हैं और हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जनता ने हमको नहीं चुना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपस में इतना लड़ रहे थे कि आपके 7 मुख्यमंत्री के दावेदार एक दूसरे के खिलाफ होते जाएंगे। आप 6 महीने रुकिए, 6 महीने सरकार चला के दिखाइए, उसके बाद आगे। निश्चित तौर पर कुछ आवाज भी आपकी मयंक जी कट रही थी, कुछ बातें क्लियर स्पष्ट सुनाई नहीं दे पाई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि जिस तरीके से अब आगे का जो भी रोड मैप होगा, आपने कहा गठबंधन को लेकर तमाम तरीके से चर्चा हो रही है, रणनीति बन रही है, उस पर मैं आपकी आऊंगा, जो प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन पहले मैं परमिंदर कौर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा है, क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी, क्या कुछ भूमिका आप अपनी देख रहे हैं बंगाल के चुनाव में? ऋषभ जी, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में बिल्कुल सभी पार्टीज के साथ में हैं और सभी एकजुट होकर
भाजपा का सामना करने वाले हैं और भाजपा की जो तानाशाही सरकार है और जिस तरह वो सारे एक विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की कल्पना कर रही है भाजपा, उसका ये सपना पूरा नहीं होने देगी और बहुत दमखम से और पूरी चुनावी रणनीति बन रही है। और भाजपा जो जैसे वो सेमीफाइनल कह रहे हैं कि हम जीत आए, मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी है भाजपा में। ठीक है, जीते हैं वो और जनता जनार्दन का जो डिसीजन है वो सर आंखों पर हम सब आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन में पूरी दमखम के साथ भाजपा को अच्छी निश्चित तौर पर परमिंदर जी, जिस तरीके से तमाम आपकी योजनाएं रही हैं, आपने जिक्र हमेशा किया है, देश के किसी भी राज्य में आप चुनाव लड़ते हैं उनका जिक्र जरूर करते हैं, और जिस तरीके से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी तमाम चुनौती है, तो आपकी जो योजनाएं हैं उनका जिक्र कितना बंगाल में देखने को मिलेगा, और सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ आप सोच रहे हैं एक पार्टी के नजरिए से, कितने कुछ आपको वहां पर सीट्स मिलनी चाहिए, या फिर किस तरह की आप हिस्सेदारी बंगाल को लेकर चाह रहे हैं? देखिए, अभी तो आम आदमी पार्टी बंगाल में उतनी अपनी प्रेजेंस नहीं बना पाई है, तो मुझे लगता है सभी पार्टियों को पता है कि किस प्रदेश में और कितनी ताकत है उनकी, और जो सीटों का निर्धारण होगा उस पर ही होगा। यानी आप ये मान रहे हैं कि टीएमसी यहाँ पर मुख्य दल रहेगा और उसी जैसा कि 2021 में 19 में हमने देखा, वही स्थिति यहाँ पर फिर देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जो मुख्य धारा की पार्टीज हैं वहाँ उनको पूरा फ्रीडम दिया जाएगा जो सीटों का आवंटन होगा उसमें। निश्चित तौर पर, और मुद्दों का मैं जिक्र करूं तो आम आदमी पार्टी को क्या कुछ मुद्दे आप देख रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे होंगे गठबंधन के रूप में आप जो उठाएंगे? मुद्दा तो अभी देखिए, अब कितने सारे सांसदों को निष्कासित किया गया। मुझे लगता है कि संसद की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आज इतने अब देखिए, जब इंडियन इसके फेडरेशन का अब निलंबन होता है, जब महिला जो कुश्ती अपनी जो पहलवान है वो इतने महीनों तक वहाँ पर धरना प्रदर्शन करती हैं, अब जाके उनके खिलाफ एक डिसीजन लिया जाता है। ये सरकार जो कि नारी बंधन अधिनियम नियम लेकर आती है, पर अगर जमीनी रूप पे देखें तो कितना महिलाओं के लिए करती है, इतना मतलब कि साक्षी मलिक को एक कुश्ती से उसने बोल दिया मैं छोड़ दूंगी, उसके बाद जाके ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है। तो हम सारे मुद्दे ये देखेंगे कि एक ऐसी सरकार कहते हैं कि जो विपक्ष जो चाहती नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट बिल्स पार्लियामेंट में पास हो रहे हैं बिना विपक्ष की प्रेजेंस के पार्लियामेंट में, तो ये सब सोचने की बातें हैं कि किस दिशा में हमारा देश जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, जैसे कि इतने सारे बिल्स और इतनी सारी चेंजेस लाए जा रहे हैं और विपक्ष का कोई वहाँ नुमाइंदगी ही नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, बंगाल की मुझे लगता है स्थानीय मुद्दे तो होंगे ही, लेकिन जिस तरीके से देश भर में तमाम मुद्दे फिलहाल गूंजे हैं, और इससे पहले के जो चाहे महंगाई को लेकर भी विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता रहा है, इसके अलावा जो तुरंत के हाल ही के मुद्दे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। सीधा आरपी श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास में आऊंगा और समझूंगा जिस तरीके से तमाम मेहमानों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, और खासकर जो टीएमसी हो या विपक्षी गठबंधन के तमाम दल हों, बीजेपी को लेकर एक परसेप्शन है कि जिस तरीके से हिंदुत्व का मुद्दा को लेकर बीजेपी यहां उठा सकती है। और बंगाल में हमने कुछ हाल ही में देखा कि भगवत गीता का पाठ चल रहा था और उसको लेकर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, और यहां पर बीजेपी का कहना है कि जो तमाम दल हैं, टीएमसी है, हिंदू विरोधी हैं और हिंदुओं को बांटना चाहती हैं, ऐसी तमाम बयानबाजी हमने देखी है। तो किस तरीके से क्या ये मुद्दा भी बंगाल में गर्मा जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जिस तरीके से देखी जाती है छवि के रूप में कि हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ेगी, क्या कुछ सर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है? देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को या अपना ट्रेडमार्क बना रखी, तो निश्चित रूप से बंगाल में पिछली बार जब चुनाव लड़ा गया तो एक ध्रुवीकरण का चुनाव तो था, लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे इसमें। सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया गठबंधन है, अभी तक उनकी कोई तैयारी नहीं दिख रही है। सारी जगहों पर उस मतलब एनडीए के मुकाबले खड़ी हो रही है। 28 दल सामने हैं, मजबूत दल हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमजोर दल हो, लेकिन फिर भी जो है अभी तक कोई उनका रोड मैप नहीं आया। ठीक इसके उलट आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही तीन राज्यों में इतनी बढ़त बनाई और प्रचंड बहुमत से जीती, उसके ठीक दूसरे दिन उनकी एक मीटिंग होती है और उसके बाद फिर से वो लोकसभा चुनाव में लग जाते हैं। जबकि ये दल अभी भी तैयारी कर रहे हैं सीट शेयर, इनके सामने बड़ी समस्या है। बंगाल में सीट शेयरिंग क्या होगी, बिहार में क्या होगी, कभी नीतीश नाराज हो जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, या कभी अन्य दल हैं, कोई एक दूसरे को अभी हजम करने की स्थिति में अभी नहीं आए कि भाई लोग एक साथ मिलके चलें। तो ये जो अभी तक हालांकि बैठकें लगातार हुई हैं, अगर ये एकजुट होकर के कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं
और इस इनके जो एजेंडा है उसके सामने खड़े होते हैं तो फिर मुकाबला हो सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो उन राज्यों में भी अब पांव पसारने जा रही है, उन राज्यों को भी टारगेट कर रही है जहां उनके पास सीटें नहीं है। आप देखिए साउथ में भी बड़े प्लानिंग से ये चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इनका एक जो मजबूत नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो एक फेस है जो वोट को तब्दील करता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एजेंडा सेट करते हैं, अभी देखिए इन राज्यों के चुनाव में देखिए जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो बाकी लोग साइलेंट हो गए। आप बताइए, हर जगह देखिएगा बड़े बड़े सीनियर लीडर थे, लेकिन उसके बावजूद तो उनका एक रणनीति है और उस रणनीति के तहत और उनके लोग जो है ज्यादा एक दूसरे से जैसे मनमुटाव होने के बाद भी कभी जो है सतह पर नहीं आती है। तो ये सब एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों में अंतर है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें एक बड़े तरीके से चुनाव लड़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली लड़ना पड़ेगा और अभी समय बहुत कम है। अभी तक हमें लगता है कि दिसंबर के लास्ट तक इनको कम से कम कुछ राज्यों में नई सारी चीजें तो कम से कम 200-300 सीटों पर जो है पिक्चर क्लियर करनी होगी। इनको भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा कि राम मंदिर का जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की जो तैयारी है, आपने देखा होगा कि इतनी तैयारी है कि उन्होंने पूरे देश को राममय बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और सफल भी हो रहे हैं। सारा जो लोग भी, सबकी आस्था राम में है और सफल हो रहे हैं। तो इसके जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख के बाद आप देखेंगे तो उनको हो सकता है कि 1 महीने के भीतर उन सीटों पर भी अपने कैंडिडेट पहले उतार दें जो 160 सीटें उन्होंने किया। उसमें अमेठी भी है, उसमें ये है क्या नाम है आपका सोनिया गांधी की सीट है, डिम्पल यादव की सीट है, आप मध्य प्रदेश में आई कमलनाथ की सीटें हैं, साउथ में जाई तो जहां पर उन्होंने जो उनको नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कर्नाटक में जो उनको बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी, आपको जो महाराष्ट्र में मिली थी, बिहार में मिली थी, इन सारी सीटों को बचाने की भी चुनौती उनके पास है। वो एग्रेसिवली जा रहे जरूर हैं, लेकिन उनकी कई राज्यों में ऐसी सीटें हैं जिनको बचाने की चुनौती भी है। तो हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन अभी फिलहाल उनसे कई कदम पीछे है, उसको आगे आना पड़ेगा, तब वो किसी चुनौती का सामना कर पाएंगे। दूसरी बात रही जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल में निश्चित रूप से ममता बनर्जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होना है। और जो पिछले चुनाव में आप देखते आ रहे हैं तो वहाँ क्या स्थिति होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आज जिस तरह से रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधा वेस्ट बंगाल को टारगेट किया है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संदेश है विपक्षी दलों के लिए। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि जिस तरीके से हमने अलग अलग विधानसभा चुनाव में भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा रहा, तमाम स्थानीय चेहरे वहां से कहे कि देखने को नहीं मिले। चुनाव में भी मोदी जी की गारंटी एक बड़ा फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। निश्चित तौर पर बंगाल में भी यही देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और पहले भी साफ किया गया कि चुनाव जिताने का जो जिम्मा है वो तो आला कमान का है, बाकी जो भी स्थिति है जो स्थानीय नेतृत्व है उसको लेकर पार्टी फोकस करती है। चर्चा को खैर मैं आगे बढ़ाऊंगा। नवीन मिश्रा जी, मैं आपके पास जाऊंगा। चर्चा जहां से ब्रेक के बाद शुरू हुई थी कि हिंदुत्व को लेकर तमाम जो विपक्षी दल है आरोप लगाते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हिंदुत्व की राजनीति करती है और धर्म को राजनीति में लाती है। तमाम आरोप यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? नवीन जी। प्रवक्ता फरीद खान साहब भी बोल रहे थे, कांग्रेस प्रगति मित्र ने भी कहा और हमारी आपकी जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे उन लोगों ने चर्चा की है। लेकिन मैं बता दूं, जिस देश के अंदर में 80 से 82% सनातनी हो, जिस देश के आत्मा में राम का नाम बता हुआ हो, जिस देश के हर घर के अंदर राष्ट्रवाद के नाम पर राम राजा और पुरुषोत्तम श्री राम को जो है अपनी आत्मा में लोग बात कराते हो, उस देश के अंदर अगर लोग पूजा पाठ के बारे में चर्चा करें, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की पूर्वा पश्चिम बंगाल में गीता पाठ नहीं होने देंगे पे लगे पे थे। लेकिन आज ये स्थिति हुई, गीता पाठ में पूरे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ बंगाल हो, नवोद्वीप जोन हो, राड़बंगो हो, साउथ बंगाल हो, यहाँ तक कि सागर और गंगा सागर का जो इलाका है, भूमि से लेकर के मिथिलापुर से मुर्शिदाबाद का इलाका है, नवोद्वीप से लेकर के कुछ बिहार, अलीपुर और दार्जिलिंग का इलाका है, इन तमाम इलाकों से सनातनियों के एक बड़ा जत्था 1.5 लाख के आसपास में कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड में आती है। और ये दुनिया का पहला एक ऐसा कार्यक्रम रहा है धर्म का जिसमें
श्री गीता जी का पाठ 1 लाख लोगों ने एक बार किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। 70,000 लोगों ने एक साथ शंखनाद किया इस देश में। देखिए, ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ये देश के बहुसंख्यक समाज का एक आत्मा का कार्यक्रम था। बिल्कुल नवीन जी, लेकिन जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया था कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी हमने देखी, बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, पूरा मामला राजनीतिक होता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। ऋषभ जी, हमने भी पेपर में पढ़ा और हमने भी देखा कि इस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को भी इनवाइट किया सनातन के कार्यक्रम में लोगों ने, जिसमें भारत सेवाश्रम और रामकृष्ण मिशन जैसे दुनिया की बड़ी संस्थाएं थी, और राज्य के मुख्यमंत्री को भी इनवाइट किया गया, अदर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी किया गया, देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी को भी इनवाइट किया गया। ये कार्यक्रम सनातन से रिलेटेड था। और श्रीवास्तव साहब बोल रहे थे अयोध्या के बारे में, 500 साल के लड़ाई के बाद में, 500 साल अपमानित होने के बाद में, 500 सालों में रामलला, जो पुरुषोत्तम राम, दुनिया पुरुषोत्तम श्री राम दुनिया की जो राज है उसमें सबसे बड़ा वो माना जाता था, उनको कैद में रखा गया। आज वो कैद से बाहर आए हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ आम नागरिक, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के ऑपोजिशन अधीर चौधरी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी मैं आपके स्क्रॉल में पढ़ रहा था कि अधीर चौधरी ने स्वीकार किया है कि मैं अयोध्या के पूजा पाठ में शामिल होऊंगा। देखिए, अयोध्या का पूजा ये भारतीय जनता पार्टी की पूजा नहीं, देश के बहुसंख्यक समाज की पूजा है। दुनिया में रहने वाले जो सनातनी है उनकी पूजा है। ये हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ वंशजों की पूजा है। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कबीर पंथी हो, निरंकार को मानने वाले लोग हो। हम तो अनुरोध कर रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, उद्धव ठाकरे जी से, अरविंद केजरीवाल जी से, राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, सीताराम येचुरी जी ने कहा है कि मैं ऐसे धार्मिक कार्य में नहीं आता हूँ, तो इन लोग इसमें कुछ कहने की बिल्कुल नवीन जी, मुझे आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप लोकसभा चुनाव में भी इससे खुलकर इसी पर आगे बातचीत होगी और जनता के बीच आप इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे। वामपंथी विचारधारा चाइना से चलती है तो कोई मतलब नहीं है बंगाल और हिंदुस्तान से, लेकिन हम फिर भी अनुरोध करें सीताराम येचुरी जी से कि आपको कम से कम आप सनातनी परिवार से आपको आकर के, और आपको एक आत्मा है सनातनियों का, इस देश के 40 करोड़ का आत्मा है राम, श्री पुरुषोत्तम राम। तो उनका जो आप ठीक है उनका आप जिक्र कर रहे हैं नवीन जी, उनका आरोप है कि आप जो पूरा कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उसे आपने राजनीतिक बना दिया है और खासकर एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में इसको देने की एक पूरी योजना बीजेपी कर रही है, जबकि धार्मिक कार्यक्रम है, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ऋषभ जी, हमको एक चीज बताइए, कांग्रेस के मेरे मित्र शर्मा जी, बहन हमारी आपकी प्रवक्ता और फरीद खान साहब, तीनों लोग बोल रहे थे हमने देश में महंगाई को ला दिया, हमने सांप्रदायिकता फैला दी, हमने राष्ट्र को तोड़ने का काम किया, लेकिन इतना करने के बाद भी हिंदुस्तान के हर स्टेट में बढ़ते जा रहे हैं। आप घास को जितना काटेंगे घास उतना बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को आप जितना काटने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में जितना आप शब्द यूज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौत का सौदागर बोलेंगे। ठीक है नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी मजबूत से विकास करेगी और रामलला हमारी आत्मा थे, हैं और रहेंगे। रामलला की हमारी पवित्र जगत थी। ठीक है नवीन जी, मुझे लग रहा है कि आप वाकई में लोकसभा चुनाव में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे और इन्हीं पर जनता के बीच आप जाएंगे। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है नवीन जी, आपने अपनी बात रख ली है। कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हम तो 140 करोड़ लोगों को चावल अक्षत के रूप में रामलला के मंदिर की फोटो के साथ में हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग आए, इसमें शामिल हो। ठीक है नवीन जी, ठीक है, अपनी बात आपने रख ली है। सब लोग हो। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, प्रतिक्रिया लूंगा। फरीद खान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बीजेपी तो खुलकर कहती है, हिंदुत्व का मुद्दा भी उठाती है और खुलकर वो जनता के बीच जाते हैं, और जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है भी, आप उसे जो भी कहिए कहें कि लेकिन राम मंदिर अगर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बना है तो उस तरीके से भव्य तैयारियां हो रही हैं, या जो भी और भी इसके अलावा भी अन्य मुद्दे हैं, भगवद गीता का पाठ हो या अन्य मुद्दे हों, बीजेपी खुलकर जाती है। इसमें आपको क्या दिक्कत क्या होती है? ऐसे तमाम बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही हैं। किसी को ये हमारे बंगाल वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर है तो है, भगवान श्री राम है तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारा बोलना यही है कि अगर आप देश में विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, तो देश की बात कीजिए। देश को धर्म में क्यों जाते हैं?
और अगर आप ममता बनर्जी से टक्कर लेने की कोशिश करते हैं तो ममता बनर्जी के स्टाइल से चलिए ना। ममता बनर्जी कभी धर्म की बात नहीं करती है। ममता बनर्जी तुम्हारी ब्राह्मण कौन है? ममता बनर्जी क्या पूजा नहीं करती है? ममता बनर्जी तो खुद काली घाट में रहती है, जहाँ पर आज नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने जाके माथा टेका। तो ममता बनर्जी को या हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान को या हिंदू को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि कौन कितना बड़ा मुसलमान है, कौन कितना बड़ा हिंदू है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपाई लोगों को ये क्यों दिखाना पड़ता है कि बहुत बड़ा हिंदू है, या जब इलेक्शन आता है तब उनको राम मंदिर याद आता है। ये तो हम भी जानते हैं कि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, आज राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जी खुलवाया था। लेकिन हमने कभी कांग्रेसियों को नहीं देखा कि सीधा पूछते रहे। ये तो सिर्फ भाजपा वालों ने ये बना लिया है कि सिर्फ राम उनके ही हैं और किसी के नहीं है। अरे राम तो पूरे हिंदुस्तान के, राम तो पूरी दुनिया के हैं। मगर भाजपाई लोगों ने, हमारे नवीन मिश्रा जी ने राम जी को कैद करके रख लिया है सिर्फ भाजपा के तो ये जो काम करते हैं, अगर ये बात कर आए हैं, अगर ये बात करके आए हैं कि हमको देश का विकास करना है, तो आप देश के विकास की बात कीजिए ना। फरीद खान जी, लेकिन समस्या ये है ना कि आप ये मुद्दे फिर उठा क्यों नहीं पाते? क्यों लगातार, ठीक है आप बंगाल में आप बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के रूप में, ठीक है फरीद खान जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ इंडिया के आ रहा हूँ मैं आप पे, नवीन जी मैं आप पे आ रहा हूँ, प्रतिक्रिया आप सुनूंगा। इस बार 24 में इसका जवाब मिलेगा कि राम काल्पनिक थे या नहीं थे, चाहे वो बागमती हो। ठीक है नवीन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है नवीन जी, जनता देश की जवाब देगी कि राम ऐसे चर्चा में कुछ समझ नहीं आ पाएगा। नवीन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन फरीद खान जी जिस तरीके से अब बीजेपी कह रही है, नवीन जी कह रहे हैं कि आप जो मुद्दे उठाने की बात करते हैं वो जनता के बीच क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? अगर बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है, तमाम मुद्दे उठाती है, तो जनता उसको वोट दे रही है। लगातार वोट बैंक बढ़ रहा है, जहां नहीं है वहां पहुंच रहे हैं। बंगाल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बंगाल के लोग ये जानते हैं, बंगाल के लोग अच्छी तरह समझते हैं, और बंगाल के लोगों ने भाजपा को सिरे से नकार दिया। बंगाल में जब ये कुछ नहीं कर पाते हैं तो घर घर सबसे ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, इनकम टैक्स भेजते हैं। जो फरीद खान साहब, हम 1 लोकसभा से 18 लोकसभा हुए थे, हम 3 MLA 77 MLA हुए थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि 3 से 77 और 1 से 18। आप इस चीज को भी ध्यान रखिए। ठीक है, आप एजेंसी के दुरुपयोग की बात भी आप कह रहे हैं और तमाम बातें आप कह रहे हैं। ठीक है फरीद खान जी, आपने अपनी बात रख ली है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले नवीन जी क्या कुछ प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, कोई रिएक्शन आपका चाहूंगा। फरीद खान साहब जो बंगाल की बात कर रहे हैं, हमारा जहां 3 MLA होता था, हम 21 में 77 MLA हमारे हुए। जहां बंगाल में हमारे 1 या 2 MP होते थे, हम 18 MP हुए। और आज हम पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री ने कहा, और हमारी संगठन नीति की मजबूत है। नॉर्थ बंगाल हो, नवोदित हो, रणभंगचोलो या साउथ बंगाल हो, लेकिन नवीन जी वो ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से जो एजेंसियों का दुरुपयोग देखने को मिलता है, तमाम ऐसे नेता आपके हैं जी। ठीक है नवीन जी, एक एक करके नवीन जी, हाँ ठीक है फरीद खान जी आपने बात रख ली। नवीन जी, तमाम जो एजेंसियों के दुरुपयोग की बात है विपक्ष उठाते आया है, उसका भी कुछ असर देखने को मिलता है। अपने सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म आएगी। और ठीक है नवीन जी, आप दोनों की आवाज एक साथ नहीं आ पा रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्या कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं सीधा आऊंगा मयंक शर्मा जी, आपके पास आप कुछ कहना चाह रहे थे। जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर पूरे सवाल जवाब शुरू हुए थे, क्या कुछ आपका इसके दौरान स्टैंड है आपका? मयंक जी। ऋषभ जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भगवान राम किसी एक पार्टी के नहीं है, ये एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो उसे अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भगवान राम इस देश के हर व्यक्ति, हर कण कण में बसे हैं। भगवान श्री राम जी के बारे में बात करते हैं, उनके मंदिर के बारे में बात करते हैं, तो इनको याद दिलाना चाहता हूँ जब राजीव गांधी जी की सरकार थी। मिश्रा जी मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मिश्रा जी मुझे बोलने दीजिए, आपसे तेज चिल्लाने की हिम्मत रखता हूँ, चुप रहिए। देखिए, जब भगवान राम, अचानक आपके नेता राहुल नवीन जी आपने अपनी बात रख ली है, फरीद जी से के सवाल पर भी आपकी प्रतिक्रिया मैंने ली है। मयंक जी को बोलने दीजिए, हम लगातार बोल रहे हैं। नवीन जी एक एक करके आऊंगा नवीन जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। मयंक जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आप पे आता हूं। कोई इतिहास नहीं है, अयोध्या एक काल्पनिक जगह है। ठीक है मयंक जी। जब राम मंदिर का ताला खुलवाया गया अध्यादेश को पलटकर, वो राजीव गांधी जी ने किया। उस समय आपको बता देना चाहता हूं, आपके सदन में 2 लोग थे,
ठीक है, आज बेशक आप 300 की गाड़ी पे खड़े हुए हैं, लेकिन ये घमंड आपको आगे आने वाले चुनावों में जनता द्वारा जो सिखाएगा ना, वो आप जिंदगी भर याद रखोगे। जब 2 सीट वाली भाजपा 300 पे आ सकती है, तो 50 सीट वाली कांग्रेस भी आगे 400 और 500 तक जा सकती है। इसीलिए मैं बता देना चाहता हूं, इतना घमंड आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात आप बोल रहे थे राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। मैं भगवान राम को मानता हूं। घर से निकलता हूं तो जय सिया राम और जय सिया राम करके बोलता हूं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप भगवान राम को मानते हैं। आपके ही एक नरेश अग्रवाल थे जिन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी भगवान पर करी थी कि आप उसके लिए जस्टिफाई करने के लिए तैयार है? आप बताइए, नरेश अग्रवाल आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं आज की डेट में, उन्होंने भगवान विष्णु पे, हनुमान जी पे इतनी अभद्र टिप्पणी करी, उसके बारे में आप बोलिए। आप भगवा का चोला पहनकर केवल वोट पाने के लिए आते हैं। अगर आप में थी हिम्मत तो लाते अध्यादेश और राम मंदिर बनवा। ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया। लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन क्विक रिएक्शन नवीन जी। हम भगवान राम को भी मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गरीब मजदूर युवाओं की आवाज भी उठाने का कार्य करते हैं। कम शब्दों में क्विक रिएक्शन। नवीन जी आवाज सुन पा रहे हैं? खैर तकनीकी संपर्क नहीं हो पा रहे, लेकिन चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। परमिंदर कौर जी, जिस तरीके से पूरी डिबेट हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गई है और लगातार बीजेपी ऐसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करती आई है, उसका फायदा भी बीजेपी को मिलता आया है। क्या कुछ आम आदमी पार्टी का इस पूरे मामले पर स्टैंड है? ऋषभ जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि सनातन धर्म शाश्वत है और धर्म की राजनीति और जो भाजपा ध्रुवीकरण जो उनका गुजरात का मॉडल है वो नेशनल लेवल पर भी लागू करना चाहते हैं। देखिए, ये आस्था का विषय है और भाजपा से किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि वो कितना धार्मिक है और सभी का अपना धर्म है, सब अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। और भाजपा जो हाईजैक करती है, एक परसेप्शन की वॉर लड़ती है कि भैया हम राम मंदिर, ठीक है, हम सभी खुश है, राम मंदिर बन रहा है और उसका प्राण प्रतिष्ठा है, सभी भारतवासी इस पे खुश हैं, पर हमेशा राजनीति को धर्म से जोड़कर और उससे फिर समाज को बांटकर ऐसी राजनीति भाजपा करती है, उनका फॉर्मूला है। और देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी तो यही कहती है कि एजुकेशन, अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड होगी तो इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होगी। धर्म, हमारा धार्मिक कंट्री है, इट्स ओके, बट लेकिन इसके यही केवल मुद्दा हो राजनीति का, ये सही बात नहीं है। तो अगर हमारी जनता शिक्षित होगी तो जो मूल मुद्दे हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन करते हैं, उन पर राजनीति होगी, न कि धर्म पर। बिल्कुल परमिंदर जी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का पूरा एक तरीका है जनता के बीच पहुंचने का, उन मुद्दों को उठाने का, उनसे जुड़ने का, उसका फायदा बीजेपी को मिलता आ रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर कहें कि हिंदुत्व को लेकर आगे नहीं आती है, तमाम वैसे तो सभी बातें होनी चाहिए, विकास के नाम पर होनी चाहिए, शिक्षा के नाम पर जो आम आदमी पार्टी करती आई है, जो एक तरीका आम आदमी पार्टी का रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच पहुंचने में एक जुड़ाव महसूस ना कर पाना, इसकी वजह है कि आप हिंदुत्व को लेकर उतने आगे नहीं है, उतने सक्रिय नहीं है? देखिए, हमने कभी धर्म की राजनीति की नहीं है। 10 सालों में 2 प्रदेशों में अपनी सरकार बना ली, तो हम जिन मुद्दों को लेकर जनता पर गए, आज हमारे इतने सीनियर नेताओं को जेल में डाला गया है, उसके बावजूद जनता हमारे साथ खड़ी है। तो विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उसके साथ जनता रिलेट कर रही है। तो ये जो राजनीतिक पूरा पर्यावरण है उसको बदलने की जरूरत है और भाजपा ने कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया है और इनको ये बड़ा ये ऐसा मंत्र मिल गया है कि चुनावी मंत्र, जिससे वो चुनाव जीते जाते हैं। पर मुझे लगता है कि हर चीज की कहीं ना कहीं प्रकाष्ठा होती है और जनता समझेगी ये जो चुनावी रणनीति इनकी रहती है हमेशा। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही और यही भी होना भी चाहिए। जिस तरीके से आप अब लगातार एक मत है कि हमें तो विकास पर ही बात करनी है, शिक्षा पर ही बात करनी है, यही मॉडल तैयार भी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो हम स्थिति देखते हैं, तमाम राजनीतिक दल हों, कांग्रेस का जिक्र हम पहले जब भी करते थे तो सॉफ्ट हिंदू तो जरूर हम उसके लिए उपयोग करते थे, लेकिन अब तमाम विधानसभा के चुनाव हमने देखे जब कांग्रेस के तमाम नेता भी एकदम हिंदुत्व के रंग में रंगे नजर आए। आरपी श्रीवास्तव सर, किस तरीके से ये पूरा राजनीतिक माहौल बनता नजर आ रहा है और जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता बातचीत कर रहे हैं, और ठीक है वो अपने बातों को लेकर काफी क्लियर है, स्पष्ट है कि भाई जनता के बीच पहुंचते हैं और काफी लंबी लड़ाई उन्होंने इनकी सबके लिए लड़ी है, उसका आप खुलकर भव्य आयोजन भी कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इसका बंगाल चुनाव में, देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में इन पूरे मुद्दों को लेकर? सब देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से उसका स्टैंड क्लियर है, उसको कहां पर जो है जनता को अपनी ओर आकर्षित करना है। जैसे आप देखिए, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सनातन,
उसके बाद उनका चौथा एजेंडा है विकास। निश्चित रूप से देखिए, कोई भी सरकार देश में रहती, विकास कार्य करती, जनता ने चुना भी उसको है। पिछले 10 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी का विजन है, अमित शाह तमाम, तो उसमें काम ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, हो रहा है काम। लेकिन उन काम हो सकता है कि उनको अपने काम पर उतना भरोसा नहीं हो, इसलिए ये भी मुद्दे उनको साथ लेके चलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी है कि जो जितने लोग हैं एक तरह से अपने उन राज्यों में कांग्रेस के सामने लड़ते हैं, और कई राज्यों में कांग्रेस का इनके इन क्षेत्रीय दलों के चक्कर के वजह से उनका जो अस्तित्व नहीं, कांग्रेस का खतरे में आ गया, और वहाँ उनके एक सांसद तक नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये सारे दल इकट्ठा होंगे और अपने एक मत होकर के अगर चुनाव लड़ेंगे, तब तो कोई बात बनेगी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, प्रचार तंत्र से लेकर के स्ट्रैटेजी और चुनाव लड़ने का तौर तरीका, और बेतहाशा मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जमीनी स्तर पर इनके कार्यकर्ताओं से लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी कनेक्ट रहती है। तो इस कनेक्टिविटी के सामने पूरे विपक्ष को कनेक्ट होने की जरूरत है, और जिन राज्यों में ये दल मजबूत हैं, इनको एकजुट होकर के एक अपना एक फार्मूला निकालना पड़ेगा। नहीं तो बिल्कुल आरपी सर, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव देखे, उसमें जो गठबंधन का जिक्र अगर होता था कि सेमीफाइनल में आपकी एकता नहीं दिख रही है, तमाम जो गठबंधन के दल के नेता थे, सपा की हम बात कर लें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो गठबंधन है वो फाइनल के लिए है, यानी लोकसभा के लिए है, विधानसभा में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, हमारी रणनीति अलग है, उनकी रणनीति अलग है। लेकिन ऐसे में क्या जनता तक बीच में अपनी बात पहुंचा पाना उतना सफल नजर आता है कि हम सिर्फ लोकसभा में एक साथ नजर आएंगे, उसके पहले हम एक दूसरे को बयानबाजी के जरिए तमाम तरीके से कुछ भी कहते नजर आते हैं? तो जनता के बीच में एक भरोसा पैदा करना बहुत मुश्किल होता है कि यही वजह है कि लगातार ये जो प्रदर्शन है विपक्षी दलों का, वो बीजेपी के सामने उस तरीके से नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, बीजेपी के सामने इनका प्रदर्शन, हालांकि जो गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव को लेकर के हुआ था। अब निश्चित रूप से एक कोशिश हो सकती थी मध्य प्रदेश में चुनाव में कि जो गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के कुछ दलों को लिया जाए, लेकिन सारे लोग कहाँ थे? अभी आप यहाँ देखिए, एक ऐलान कर दिया आम आदमी पार्टी ने कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में गठबंधन कहाँ होगा? या समाजवादी पार्टी है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो है विधानसभा चुनाव में, और एक तरह से इन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी दो ही दल हैं आमने सामने, तो एक तरह से ये सोचने की जरूरत है कि यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन हो भी जाता तो भी परिणाम यही आते। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सारे दलों ने मिल करके यहाँ पर जिस तरह से चुनाव लड़ने की बात कही है, तो वो तो हमें लगता है कि इन चुनाव में, 3 राज्यों के चुनाव में कोई बड़ा सफल प्रयोग नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा में इनको एकजुट होकर के अगर लड़ना है तो अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी उसकी रणनीति, और जिस तरह से राम मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उसके चलते जो है पूरे देश भर में एक माहौल बन चुका है। और निश्चित रूप से जहाँ राम की बात आएगी तो जो लोग भी हैं सबके दिलों में भगवान राम है, और एक माहौल बनता दिख रहा है। लेकिन उसको वो चुनाव तक किस तरह से खींच करके ले जाते हैं? क्या राम ही एक मुद्दा होंगे, या राम के भरोसे ही जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, या फिर विकास के दम पर चुनाव लड़ेगी? वो दोनों देखना होगा। और रही बात जहाँ तक विपक्ष की, उनको अभी एकजुट होकर के अपनी साझा रणनीति बनानी पड़ेगी, और जल्दी से जल्दी बनानी पड़ेगी, नहीं तो चुनाव एकदम निकट हैं। और ऐसी स्थिति में पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी संसाधन से लेके, तमाम चीज़ों से लेके, कार्यकर्ताओं से लेके जमीनी स्तर पर काम कर रही है, इनको भी काम करने की जरूरत है। नहीं तो परिणाम तो आप 2024 में जनता क्या तय करती है तो समय बताएगा निश्चित तौर पर। लेकिन महागठबंधन में जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रहा है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने सर कहीं, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से जो रणनीति अभी बन रही है वो कितना जमीन पर उतरेगी। हालांकि समय अभी है, और समय के साथ जो कहे कि तस्वीर है बदलती भी नजर आएगी। फिलहाल समय की हमारे पास कमी है। मैं चाहूंगा सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नवीन जी आपका बहुत शुक्रिया, फरीद जी आपका बहुत शुक्रिया, बैंक जी आपका शुक्रिया, आरपी सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और परमिंदर मैम जी आपके बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से तमाम मुद्दे हैं, तमाम तरीके से लोकसभा चुनाव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है या महागठबंधन की है, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, बीजेपी का दावा हो 35+ का, या गठबंधन का दावा हो कि और भी मजबूती के साथ आगे चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कुछ परिणाम होंगे, और उससे पहले की तस्वीर जो पल पल बदल रही है वो किस तरीके से देखने को मिलेगी, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।